तो इस पार्ट की शुरुआत में यानकाई कहता है कि जू मुझे तुम्हारी कुछ हेल्प चाहिए। जू कहती है कि मास्टर आप मुझे ऑर्डर दीजिए, आप जो कहेंगे मैं वे करने के लिए तैयार हूँ। यानकाई कहता है तो ठीक है, मुझे इंक एबिस में ले चलो। इंक एबिस का नाम सुनकर जू पूरी तरह से घबरा जाती है। कहती है कि मास्टर आप वहाँ पर जाकर क्या करोगे, जिस पर यानकाई कहता है किसी तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जू यानकाई को शर्माते हुए कहती है ठीक है, और ये यूं ही यानकाई को घूरने लगती है। यानकाई इसे देखकर समझ जाता है और अपने हाथ में कट लगाकर खून का एक ड्रॉप इसे दे देता है। इसे पीते ही जू को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और ये कहती है कि ठीक है मास्टर, मेरा वेट कीजिए, मैं यहाँ पर जल्दी आती हूँ। इसके यहाँ से जाते ही यानकाई इसके बारे में सोचता है कि ये सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। ये अपने ब्लड आर्ट के साथ बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इस प्राइमोडियल वर्ल्ड ने इसके टैलेंट को सील करके रखा है। अगर वे इस वर्ल्ड से निकलकर किसी और वर्ल्ड में चली गई तो वे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकती है। अब कुछ दिन बीत जाते और जू यानकाई के पास वापस आ जाती है, जिसे देखकर यानकाई कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गई। यानकाई कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हें अभी एक कल्टीवेशन टेक्निक सिखाऊंगा जिससे कि तुम अपने ऊपर लगे सेपरेशन को हटा सकती हो। इस बात को सुनकर जू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि आपका शुक्रिया मास्टर। अब हमें राइटर बताता है जैसे ही जू ने यानकाई के टेक्निक को सीख लिया, वे दोनों सीधा इंक एबिस की ओर निकल गए। यानकाई जू से पूछता है कि आखिरकार तुम अपोस्टल के बारे में क्या जानती हो, जिस पर जू बोलती है अपोस्टल शायद आपको पता नहीं होगा कि इंक एबिस से ही हमारी सेक्ट का जन्म हुआ था। इंक सेक्ट उसी से बॉर्न हुआ है और जो भी पर्सन इंक सेक्ट के लिए बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है उसे उस जगह पर जाकर कल्टीवेशन करने का मौका दिया जाता है। लेकिन वे प्लेस बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है, वहाँ की इंक फोर्स किसी के भी माइंड को करप्ट कर सकती है। लेकिन जो बंदा इंक फोर्स को संभाल लेता है वे बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पर अपॉर्चुनिटी और रिस्क दोनों है। यानकाई कहता है कि हाँ, जो भी बंदा अपने बीच और इंक फोर्स के बीच बैलेंस बना के रखता है वे ताकतवर बन जाता है, लेकिन अगर बैलेंस एक बार भी ब्रेक हुआ तो वे मारा जाएगा। जू कहते हैं कि हाँ आपने सही कहा, और वे अपोस्टल उसी जगह पर रहते हैं और पता नहीं क्योंकि वे आज तक बाहर नहीं आए हैं। यानकाई कहता है कि क्या तुमने पता नहीं किया कि वे वहाँ से क्यों बाहर नहीं आते हैं। जू कहती है कि हम आज तक उससे नहीं मिले, इसीलिए हमें नहीं पता है कि वे बाहर क्यों नहीं आते हैं। यानकाई कहता है ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे यहाँ होने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना होगा, क्योंकि तुम इंक सेक्ट की एक फ्रैक्शन की लीडर हो और अभी स्पिरिट लीजन सेक्ट के साथ तुम्हारा फाइट चल रहा है, जिससे कि तुम्हें अभी अपने फ्रैक्शन के साथ फाइट में होना चाहिए था, लेकिन तुम अभी यहाँ पर हो। जिस पर जू कहती है कि शायद आपको पता नहीं होगा, हमारे फ्रैक्शन का काम सिर्फ एसेसिनेशन का है, हम कभी किसी लार्ज स्केल फाइट में हिस्सा नहीं लेते हैं, हमें सिर्फ छोटे मोटे बैटल और लोगों को मारने के लिए यूज किया जाता है। और वैसे भी शायद आप स्पिरिट लीजन सेक्ट के साथ हो ना। यानकाई कहते हैं कि हाँ, तो तुम किसे चूज करोगी। जू कहते हैं कि ऑफ कोर्स मैं आपको ही फॉलो करूंगी, मैं आपके ही साथ आने वाली हूँ। अब हम कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ ये दोनों इंक एबिस पहुंच जाते हैं। ये दोनों एक पहाड़ के टॉप पर खड़े होते हैं और नीचे देख रहे होते हैं। यानकाई नीचे देखते हुए कहता है तो ये है इंक एबिस। तभी जू यानकाई को कहती है कि मास्टर आप मेरा यहाँ पर वेट कीजिए, मैं आपके लिए अभी कुछ लेकर आती हूँ। अब ये इंक एबिस के मेन हॉल में आ जाती है, जहाँ एक पर्सन आकर कहता है कि मैडम आपको यही चाहिए था ना, जिस पर जू कहती है कि हाँ। अब जू इस सामान को लेकर यहाँ से जाने लगती है कि तभी ये पर्सन पीछे से बोलता है मैडम बाकी कमांडर ने आपको ये मैसेज देने को कहा है कि जब आप यहाँ पर वापस आ जाओगी तो तुरंत ही आपको फ्रंट लाइन पे जाकर फाइट करना है। जू कहती है ठीक है मैं समझ गई। अब हम यानकाई को देखते हैं, जू के नीचे इंक फोर्स को देखते हुए कहता है कि सच में यहाँ की इंक फोर्स तो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी जू यहाँ पर वापस आ जाती है और ये एक टोकन देते हुए कहती है कि मास्टर आप ये लीजिए, इस टोकन की मदद से आप आराम से इंक एबिस के अंदर जा सकते हैं। अब यानकाई इस टोकन को लेकर यहाँ से जाने लगता है कि तभी जू इसे कहती है कि मास्टर केयरफुल रहिएगा और ज्यादा अंदर मत जाइएगा। यानकाई कहता है ठीक है मैं समझ गया। यानकाई जैसे ही नीचे आता है वे देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे स्टोन चैम्बर हैं। इसे देखते हुए यानकाई कहते हैं कि जरूर इसके अंदर इनके डिसाइपल रहते होंगे जो कि यहाँ पर कल्टीवेशन करते होंगे, लेकिन इनके बहुत सारे स्टोन तो खाली है, कुछ ही में कुछ डिसाइपल बैठे हुए हैं। ये यहाँ की इंक फोर्स को कंप्रीहेंड करके अपनी पावर को इंक्रीज कर रहे हैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि इंक फोर्स को कंप्रीहेंड करके और अपनी पावर को इंक्रीज करना। अब यानकाई नीचे पहुंच जाता है जहाँ पर एक पर्सन कहता है कि बच्चे अपना टोकन दिखाओ ताकि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई कर सकूं। यानकाई अपने टोकन को बाहर निकाल लेता है और इसे दिखाते हुए कहता है कि मेरा नाम यानकाई है। ये कहता है ओ तुम्हारा नाम यानकाई, तो ठीक है तुम अब आगे जा सकते हो। यानकाई यहाँ से जाने लगता है कि तभी वे पीछे से कहता है कि संभल कर जाना, अपने आप को ज्यादा पुश मत करना और ज्यादा अंदर तक मत जाना। जिस पर यानकाई हंसते हुए कहता है कि ठीक है, और ये यहाँ से आगे बढ़ते हुए सोचता है कि जितना अंदर मैं जाऊंगा उतना ही ज्यादा इंक फोर्स डीप होती जाएगी और उतना ही वे जगह मेरे लिए डेंजरस होती जाएगी। अब ये चलते हुए इस जगह के डीपेस्ट पार्ट में आ जाता है और बोलता है कि सच में इस जगह की इंक फोर्स तो बहुत ही ज्यादा थिक है, कोई आम कल्टीवेटर तो यहाँ पर टिक भी नहीं पाएगा।